नमस्कार, हम भारत के लोग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बात भारत की हो रही है, इसीलिए भारत की भूमिका इस इजराइल और गाजा के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या होगी, इस मुद्दे पर आज हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, लगातार तीसरा दिन है, शनिवार सुबह से जो हमले चल रहे थे उस पर इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई चल रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 11,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों ओर से। अब तो इजराइल की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन उस तरफ भी कई लोगों को कैप्टिव बना के रखा हुआ है हमास ने, और वो लगातार उनको मौत के घाट भी उतार रहा है। इजराइल ने गाजा के करीब 20 ठिकानों पर हमला कर लिया है और गाजा की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमास का रॉकेट हमला हुआ है। इजराइल की मदद के लिए जहाजी बेड़ा अमेरिका ने भी अब भेज दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट भी युद्ध क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, जैसे कि अपडेट मिल रहे हैं। और खबर यह भी है कि अमेरिका के 9 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि खुद अमेरिका ने की है। आज भारत की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई कि उनका एक केरल की निवासी वहां पे जो रहती थी वो घायल हुई हैं इन रॉकेट के हमलों में। ये तस्वीरें इजराइल और गाजा के बीच जो कुछ चल रहा है वहां की तस्वीर बयां कर रही है। एनडीटीवी इस बीच में सबसे पहले वॉर जोन में पहुंचने वाला हिंदुस्तान का कोई चैनल बना है। हम आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि कैसे इस इलाके की ज्योग्राफी क्या है। अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखेंगे तो बीचों बीच, जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, वहां पर इजराइल है। और इजराइल को भी अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो इलाका जो कि गाजा पट्टी का है, जो कि पश्चिम में आता है, और दूसरा वेस्ट बैंक का जो कि पूरब के साथ लगता है। इन 2 इलाकों में यानी फिलिस्तीन जो है वो 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक मुल्क है। और एस्केलॉन जो आप देख रहे हैं ये वो इलाका है इजराइल का जहां पर इस वक्त एनडीटीवी की 2 टीमें मौजूद हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा कल देर रात पहुंच गए थे इजराइल तेल अवीव के रास्ते एस्केलॉन तक। और एस्केलॉन वो शहर है जो गाजा पट्टी से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आज दिन भर क्या देखा उमा शंकर सिंह ने, पहले एक ताज़ा अपडेट उमा के पास चलकर ले लेते हैं। उमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, सबसे सुलगता हुआ युद्ध क्षेत्र है ये और आप वहां पर मौजूद हैं। आपने सुबह जो तस्वीरें भेजी थी हमने देखी थी, कैसे आपके होटल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे थे। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? जी सुमित, अभी जब लाइव सेटअप कर रहा था, आपसे 3 मिनट पहले की बात है, बहुत तेज एयर सायरन जो है वो बजा और फिर धमाकों की आवाज आई। तो ये यहाँ पे एक रेगुलर सिलसिला जो है वो बन गया है। हमेशा जो रॉकेट जो है वो इस तरफ गाजा है, इस तरफ से रॉकेट के जो हमले हैं वो अभी भी शहर पे जारी है। अब से थोड़ी देर पहले हम शहर में निकलकर उस जगह पे गए थे जहाँ पे शनिवार की सुबह जो रॉकेट का सीधा हमला हुआ था, रिहायशी जो मकान है उस पर आकर रॉकेट गिरा था। वहाँ पे जो तबाही का आलम है वो हमने देखा। तो ये जो 7-8 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी अटैक का खतरा है या किसी न किसी रूप में जो मुठभेड़ है वो चल रहा है, उस में ये इलाका भी आता है। अभी एक किबुट्स के इलाके से जानकारी आई है कि वहां पे कुछ और इन्फिल्ट्रेशन की जो खबर है वो आ रही है। इस बीच इजराइल ने जो 3 लाख अपने जो रिजर्व सैनिक हैं उनको तैनात करने का फैसला किया है और खासतौर पे लेबनान बॉर्डर की तरफ से भी जो सिविलियंस हैं उनको खाली कराया जा रहा है, ताकि जो अटैक है वो लेबनान की तरफ, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अटैक किया था उत्तरी इलाके से, तो उनको भी माकूल जवाब दिया जा सके। तो इजराइल अपनी पूरी तैयारी पे है। बिजली पानी जो है गाजा पट्टी की वो बंद कर दी गई है, सप्लाई जो है वहां के रोक दिए गए हैं और एक पूर्ण युद्ध की जो तैयारी है वो इजराइल की तरफ से है। दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन है उसका ये कहना है कि इजराइल क्योंकि ऑक्युपेशनल फोर्स है और क्योंकि वो फिलिस्तीन की जमीन पर बैठा हुआ है, इसलिए जो इस तरह के जो हमले हैं वो होते हैं और वो होते रहेंगे। तो उनका अपना एक पक्ष है, लेकिन हिंसा किसी भी सूरत में किसी को भी नागवार गुजरता है और यही वजह है कि इतनी बड़ी जो वारदात हुई है उसके बाद दुनिया के कई देशों ने इजराइल को सीधा अपना समर्थन दिया है, जिसमें अमेरिका तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ही और इस इलाके में उसने अपनी जो नौसेना है उसकी भी तैनाती करने की बात की है, ताकि एक जो अलाइनमेंट हो रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो चाहे वो ईरान का हो और जो हमास के साथ समर्थन जताने वाले देश हैं, वो
एक मोर्चाबंदी करके इजराइल के खिलाफ न खड़े हों सैन्य तौर पर, इसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी अपनी तरफ से रणनीतिक एक दबाव बनाने की कोशिश की है। सुमित। उमा, आप रहिएगा मेरे साथ कुछ और सहयोगी भी यहाँ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करते रहेंगे, आपसे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। अगर आपके पास कैमरे में और वहाँ पर बैटरी मौजूद है, मैं कहूँगा कुछ मिनट और इंतजार करिए, मैं आता हूँ। एक बार हम दिखाना चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार हमास है क्या। हमास के बारे में अब तो पूरी दुनिया जान गई है। बीते 2 दिनों में जिस तरीके की बर्बरता के वीडियोस हमास के वायरल हुए हैं, उनके बाद कई लोग इसे आतंकी वारदात या उकसाने वाली वारदात कहकर हमास की आलोचना कर रहे हैं, हमास को आतंकी कर रहे हैं। लेकिन ये हमास है कौन? हमास दरअसल आपको यह समझना चाहिए कि जो फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को रूलिंग करने वाला जो संगठन है, जहाँ जो सरकार चलाता है, वो हमास है। हमास एक इस्लामिक संगठन है। इसका जन्म मुस्लिम ब्रदरहुड से निकलकर हुआ था। ये एक सुन्नी लोगों का संगठन है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। हमास का अर्थ होता है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है। हमास का मकसद फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आज़ाद करा लेना है। हमास 1993 में इजराइल और पीएलओ के बीच जो ओस्लो समझौता हुआ था, उसको हमास नहीं मानता है। हमास अपने आप को फिलिस्तीनियों का असली नुमाइंदा बताता है, जबकि पीएलओ मान्यता देता है इजराइल को और इजराइल मान्यता देता है पीएलओ को। पीएलओ वो संगठन है जो वेस्ट बैंक में है, जिसको पूरी दुनिया ने मान्यता दे दी है, उसको फिलिस्तीनियों का असली नुमाइंदा माना जाता है। लेकिन हमास और पीएलओ आपस में भी झगड़ते रहते हैं। हमास को दरअसल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इजराइल जैसे देश आतंकी संगठन बताते हैं। हमास को ईरान मान्यता देता है। हमास के संबंध बताए जाते हैं दोस्ताना है बहुत तुर्की के साथ भी आज की डेट में। इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं चीज़ों पर बात करते करते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। आजकल 1-2 नहीं, दुनिया में एक साथ 3 जगहों पर युद्ध चल रहा है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं, बीते 1.5 साल, पौने 2 साल से देख रहे हैं, रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अर्मीनिया बनाम अजरबैजान का युद्ध भी चल रहा है और अब इजराइल बनाम गाजा का युद्ध भी इस वक्त चल रहा है। अगर आप देखेंगे 3 बड़े युद्ध क्षेत्र हैं जहां पर 24 घंटे लगातार लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं। तीनों युद्धों में परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के सुपर पावर्स की बहुत अहम भूमिका है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो मुल्क एक तरफ दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ चीन और रूस दिखाई देते हैं। इन युद्धों ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। लगने लगा है कि दुनिया अमेरिका बनाम चीन के बीच जैसे बंट सी गई है। हाल के दिनों में अमेरिका की पहल पर ही इजराइल और सऊदी अरब काफ़ी करीब आ रहे थे और एक तरीके से सऊदी अरब के इजराइल के करीब जाने के कारण अरब मुल्क उससे छिन्न थे, उससे परेशान थे और ये देखा जा रहा था कि अमेरिकी दखलंदाजी के तौर पर इसको माना जा रहा था। अरब मुल्क इसको पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में हमास के इजराइल में शनिवार को हुए हमले और उसके बाद ईरान, लेबनान, तुर्की द्वारा हमास के आतंकी हमले की निंदा करने की बजाय उनको समर्थन देने ने साफ इशारा कर दिया कि अमेरिका को इस इलाके में अब जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों के जरिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि क्या अमेरिका की पकड़ इस इलाके में कमजोर हुई है? क्या ये मानना चाहिए? क्या इस इलाके में अब चीन और रूस की पकड़ मजबूत होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एक निष्पक्ष मध्यस्थता की भूमिका निभाता आ रहा है, वो भारत क्या इस लड़ाई में इजराइल और गाजा के बीच या इजराइल और फिलिस्तीन के झड़े के बीच जो चल रहा है उसमें भारत क्या कर सकता है? हम आपको बता दें कि भारत के संबंध दोनों के साथ, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को भारत मजबूत रखना चाहता है। हमारे देश में सरकारें बदली, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, दोनों सरकारों ने बराबरी का रिश्ता रखा इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ भी। इंदिरा गांधी की दोस्ती थी यासिर अराफात के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन के हकों की बात की थी। इजराइल के साथ भी भारत की नज़दीकियाँ बढ़ने की शुरुआत भी वाजपेयी जी के ज़माने में हुई। LK आडवाणी पहले ऐसे मंत्री हुए जो पहुँचे तेल अवीव, इजराइल का दौरा करने वाले। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी, और फिर तो दोनों मुल्कों के बीच नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि मनमोहन सिंह खुद तो वहाँ नहीं गए और मनमोहन सिंह के रिजीम में वहाँ का कोई प्रधानमंत्री भी दिल्ली नहीं आया, लेकिन
कैबिनेट के मंत्रियों के दौरे यहां से वहां के बीच चलते रहे। और हाल के दिनों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद भारत और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा करीबियाँ बढ़ी। नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती तो पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें जो होती हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय होती हैं। आपस में लोग बाग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते भी हैं। तो ऐसे में क्या भारत कोई भूमिका अदा कर सकता है? क्या अमेरिका जब कमज़ोर पड़ रहा है, चीन की जब पकड़ मजबूत हो रही है, क्या भारत का रोल हो सकता है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले तो उमाशंकर सिंह लगातार ग्राउंड पे मेरे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गजाली की खासियत ये है कि अभी 1 महीना पहले इजराइल से लौटे हैं। ये वहाँ पढ़ाई करने गए थे, मास्टर्स का कोर्स करने गए थे। और साथ में हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं और इस मिडिल ईस्ट के इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहला सवाल मेरा प्रभु दयाल सर आप ही से है, क्या भारत, जो कि फिलिस्तीन का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जब 3 दिन पुराना ये वॉर हो गया है, क्या रोल भारत अदा कोई कर सकता है क्या? सुमित जी, भारत हमेशा से ये चाहता रहा है कि ये इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जो ये युद्ध चलता आ रहा है कई दशकों से, ये खत्म होना चाहिए। भारत फलस्तीनियों का भी दोस्त है और जैसा आपने कहा, इजराइल के साथ भी हमारे संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो तनाव कम होता जा रहा है और रिश्ते अच्छे होने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, उससे बहुत से देश, अरब देश परेशान हैं। खास तौर पे फलस्तीन इस बात से खुश नहीं है। देखिए, मेरी पहली अरब पोस्टिंग हुई थी 1978 में इजिप्ट में। उस समय जो ये फलस्तीन का इशू होता था, ये सब अरब देश अपना इशू समझते थे। वो कहते थे इजराइल वर्सेस अरब, ये है मसला। इजिप्ट ने ही पहला एक समझौता किया इजराइल के साथ, जिसकी वजह से उसने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। उसके बाद जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब देशों ने नॉर्मलाइज किए। और जो फलस्तीनी हैं, उनको ये लगने लगा कि उनका जो मुद्दा है उसके बारे में दूसरे अरब देश अब भूलते जा रहे हैं, यानी फलस्तीनी अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो हमास ये चाहता था कि फिर से ये जो फलस्तीन का मुद्दा है, इस पे अरब देश जो है वो नजर डालें और खास तौर पे जो और मुसलमान देश हैं वो भी इस पे तवज्जो डालें। इसीलिए जो हमास ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम उसने रखा अल अक्सा फ्लड, क्योंकि हमास ये जताना चाहता है कि जो इजरायली अथॉरिटीज हैं वो अल अक्सा पे कुछ नुकसानदेह पॉलिसीज अपनाए कर रही हैं और वो मुस्लिम देशों की निगाह इस बड़े मुद्दे पे डालना चाहता था। तो मेरे विचार में ये बड़ा पेचीदा मामला है और जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, बड़ी मुश्किलें कैसे रोकी जाएगी। हमास के पास 100 से ज्यादा प्रिजनर्स हैं, हॉस्टेजेस हैं, कैसे उनको निकाला जाएगा? किस तरह से दोनों साइड्स को समझाया जाएगा कि भाई ये हिंसा बंद करो? जी देखिए, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और दोनों ही देशों की तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से वो हमेशा वार्ता के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। आपने सही जिक्र किया कि एक वक्त था जब फिलिस्तीन की तरफ भारत का बहुत ज्यादा झुकाव था, लेकिन समय के साथ जो है वो जो समीकरण वो बदला है। इजराइल को भी भारत पूरा तवज्जो अब दे रहा है। इजराइल से बहुत ही जो एक दोस्ताना संबंध है, बहुत तरह के सहयोग, बहुत तरह की जो सैन्य हथियार हैं वो भारत खरीद रहा है। तो भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि जो फिलिस्तीन जिस कॉज को लेकर हमेशा वो खड़ा रहा और अब उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई ये की है, इसके बाद क्या इजराइल जो है वो उसको माफ करने को तैयार होगा? किसी तरह की शांति वार्ता के जरिए एक किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेगा? क्योंकि मैं रोक रहा हूँ आपको, एक तुरंत रिएक्शन लेना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा हूँ आपके पीछे, दिखाइए यहाँ धुएं का जो गुबार जो है वो नजर आ रहा है पीछे। जी
धुएं का गुबार हम जो देख नजर रहे आ हैं। रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज आई थी और वो गाजा पट्टी की तरफ का इलाका है जहां से ये गुबार जो है वो नजर आ रहा है। ये जानने की बात होगी अगले कुछ पलों में कि आखिरकार ये इलाका जो है, ये जो धुआं है वो इजरायली जमीन से आ रहा है, इजराइल का कुछ नष्ट हुआ है या जवाबी कार्रवाई में जो गाजा पट्टी है। उमा, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के आप वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत गलत, बहुत खतरनाक जगह पे आप खड़े हुए हैं। महज 5-7 किलोमीटर दूर ये सारा एक्शन चल रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ। मोहम्मद गजाली मेरे साथ है। गजाली की खासियत ये है, क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा। गजाली, आप वहाँ रहकर आए, 1 साल आप वहाँ रहे, उस पूरे इलाके में आपने देखा, आप अरब लोगों के भी संपर्क में आए होंगे, आप फिलिस्तीनियों के संपर्क में भी आए होंगे और आप इजरायलियों के संपर्क में भी आए होंगे। क्या भारत को कैसे देखते हैं वो लोग? क्या भारत अगर कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहे, दोनों को एक मुल्क पे एक जगह पे लाना चाहे, तो क्या ये स्वीकार होगा? जी देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा भी ये कहना कि मध्यस्थता वाली स्टेटस में इंडिया है या नहीं, या भारत है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजरायलियों से, जैसा उमा भी बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इजरायली सरकार के साथ सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हों या सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हो, उसकी डील अच्छी हुई है। टूरिज्म भी डेवलप हुआ है और शायद इजराइल विश्व का इकलौता देश होगा जिसके भारत में 300 राज्यों के साथ। पर हम हमास को रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? नहीं, हमास को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंडिया की सारी बातचीत वेस्ट बैंक में पीए के साथ होती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ होती है। तो जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन एड और सपोर्ट देने की बात है, तो फ़िलिस्तीन के बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं, वहाँ की भी कई यूनिवर्सिटीज़ में कई स्कॉलरशिप्स हैं और 2018 से लेके आज तक करीब 22-23 मिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भारत ने फिलिस्तीन को दिया भी है। मध्यस्थता की जहाँ तक बात है, बिल्कुल चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट में थोड़ा बढ़ा है, सऊदी और ईरान को उन्होंने करीब लाया और उसी को देखते हुए भारत का जो ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, भारत के पास जो है क्षमता है, रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं यूएस की भी ये कूटनीति है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडिया भी आए, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर इंडिया वहां पर बहुत इन्वॉल्व। क्विक रिएक्शन विद योर परमिशन मैं प्रभुदयाल जी का लेना चाहूंगा। प्रभुदयाल जी, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने भूमिका निभाई और एक तरीके से आप इंडिपेंडेंटली दोनों के साथ बातचीत करते रहे और अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि मामला डिफ्यूज हो, आपने अपना नुकसान नहीं होने दिया। ऐसी कोई भूमिका आप देखते हैं? एक क्विक कमेंट आपका। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एडवाइस दी थी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वही एडवाइस लागू होती है ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संबंध इतने खराब हो गए और खराब होते जा रहे हैं। दिन पर दिन आप देखेंगे ये हिंसा बढ़ती जाएगी। इसको कैसे रोकें? अगर दोनों साइड ये समझ लें कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होता, दोनों का नुकसान है, तभी कुछ बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी पक्ष, ना इजरायली ना फिलिस्तीनी, किसी तरह की बात सुनने को तैयार है। वो युद्ध में ही भिड़ना चाहते हैं। इजराइल की जो गवर्नमेंट है बड़ी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। उसकी कई ऐसी पॉलिसीज थी जिससे पैलेस्टीनियंस को नुकसान होता जा रहा था और ये देखने में आ रहा था कि इजराइल में बहुत से लोग इस बात से परेशान, उनको लगता था कि इस तरह से अगर फिलिस्तीनियों के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो युद्ध की तरफ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल करे दोनों साइड्स को कि किस तरह से युद्ध विराम करना है और हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। बहुत ठीक बात आप कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका यहाँ पे अदा करनी होगी और तभी ये मामला जो इस वक्त लगातार तीसरे दिन युद्ध की कगार पर है और हम करीब 1,500-2 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है, जिस तरह के आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं। दयाल साहब, आपका और गजाली आपका भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा, लेकिन ये कहते हुए कि अमेरिका के लिए भी मिडल ईस्ट में जिस तरीके से उसने अपनी दखलंदाजी बढ़ाई थी, वो चीज़ें वहाँ पर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने में एक तरीके का वजह बन चुकी हैं और अमेरिका को अपनी भूमिका को लेकर भी सोचना होगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हो चुका है, हमास को ये मौका क्यों मिल गया है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।